एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उसका नाम है वैदिक सभ्यता। अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता के पढ़ा और उसको एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा। ठीक है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन कैसा था, वहाँ पर क्या चीज़ें थीं, उसके पतन के संभावित कारण क्या क्या थे। हमने सब चीज़ों को एक क्रमबद्ध तरीके से डिटेल वाइज पढ़ा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाकर के पढ़ सकते हैं। देखिए, इतिहास को जब भी हम पढ़ते हैं, इतिहास इतना लंबा सब्जेक्ट है कि उसको हमें ब्रेक करके पढ़ना पड़ता है। आपने देखो प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, फिर ऐतिहासिक। ठीक है, जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ अभी फिलहाल आपका, वो हम आद्य ऐतिहासिक कवर कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर ये देखा गया है कि आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल से ही मिला करके ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। आप देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या तो आपकी वैदिक काल। अब बात करें कि वैदिक काल और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें इंपॉर्टेंट किसकी ज़्यादा दी जाएगी। देखिए, वैदिक काल कहीं ना कहीं अपने में एक बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों रखता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, वो खुद भी आप देखेंगे कि क्यों रखता है। अभी तक हमने जो पढ़ाई की वो हमने पढ़ाई की सिंधु घाटी सभ्यता की। अब ये आता है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि भाई एक नई सभ्यता फिर से वहाँ पर, नई सभ्यता का फिर से उदय होता है। एक तरीके से नई सभ्यता का फिर से पनपने लगती है वहाँ पर। तो वो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। तो अगर वैदिक सभ्यता को पूछना हो तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसको वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हालांकि हमने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जब हमने पढ़ाई की तब हमने ये देखा कि भाई इसका नाम आपने कैसे रख दिया सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि हमें कोई वहाँ दस्तावेज मिले नहीं थे। हमने हड़प्पा शहर की खुदाई की, वहाँ से हमें उसके सबसे बड़ा जो नगर मिला पहले, तो हमने उसको हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया। और सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे ये नगर बसे हुए थे, इसलिए हमने उसको सिंधु घाटी सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का नाम दिया। अब वैदिक सभ्यता में ऐसा क्या था, क्या इसका भी कोई नामकरण हुआ था या नहीं हुआ था, इसके बारे में जानेंगे। तो लास्ट में थोड़ा सा फ्लैशबैक से शुरू करते हैं कि जहाँ हमने उस सभ्यता का पतन देखा था। ठीक है, बहुत लोग मानते हैं बाढ़ की वजह से पतन हुआ। पिग्गट साहब, ठीक है, गार्डन चाइल्ड आपके हैं, ठीक है, उनका अलग अलग मत है लोगों का। कुछ जॉन मार्शल जी का भी अलग अलग मत था। तो हमने लगभग मतों पर आपको प्रकाश डालने का प्रयास भी किया था कि कौन किसके हिसाब से क्या था। अधिकतर ये लोगों ने माना कि नहीं, बाढ़ की वजह से, क्योंकि अधिकतर जो शहर थे वो नदियों के किनारे थे, तो नदी में एक बाढ़ आई होगी और इसकी वजह से क्या होगा, पूरे गाँव बह गए होंगे। और यदि आपने भी देखा होगा, आप चाहे केरला फ्लड ले लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड फ्लड ले लीजिए, कि अगर पानी या बाढ़ की बात करूं तो कितनी बड़ी त्रासदी ला सकता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों ने ज़्यादा मानी कि नहीं क्या था, लेकिन एग्जैक्ट क्या था ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो चलिए, हमने छोड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता को कहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था तो उसका जो काल माना जाता है वो क्या माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की मैं बात कर लूँ, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर काल निर्धारण की बात करूं तो आपने देखा होगा कि कार्बन 14 पद्धति को ही हम ज़्यादा मतलब अहमियत देते हैं कि भाई कार्बन 14 जो है वो एक वैज्ञानिक पद्धति है, इसके हिसाब से काल निर्धारण को हम महत्व देते हैं। तो ये था कितना, 2500 ईसा पूर्व से, ठीक है, 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए, यानी 1750 ईसा पूर्व में ये सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता थी, इतनी फली फूली सभ्यता थी, उस सभ्यता का पतन हो जाता है। अब उसके बाद आती है कौन सी, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का कालक्रम क्या रहता है, वैदिक सभ्यता का जो कालखंड होता है वो होता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक पॉइंट और भी देता हूँ। देखिए, जब भी आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो ये लेक्चर है मेरा, तो मेन मोटिव ये होता है कि जब भी आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से पढ़ें कि एक नॉलेज आपका गेन हो जाए। ठीक है, एक नॉलेज का स्तर, ज्ञान का स्तर आपका बढ़े, ना कि देखिए आप इन चीज़ों को रटेंगे भी तो उससे भी कोई विशेष आपको एक नौकरी सी डी ग्रेड की मिल ही जानी है, या बी भी तो आप पा सकते हैं। ए में तो अब कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। आप देख ही रहे हैं कि यूपीएससी की नौकरीज़ में पहले रट्टा मार विद्या चलती थी कि रट्टा मार लिए फुनसुक मांगड़ू जो जैसे लोग जो थे वो आसानी से
अपना एक चयन उसमें हो जाता था उनका, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अब आप फुनसुक वांगडू की जगह मेरे ख्याल से अगर वो ना बने तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, दूसरे पक्ष को भी मैं नहीं कहूँगा कि आप उस जैसा बनिए, लेकिन आप अपने नॉलेज का स्तर ज़रूर बढ़ाइए। इतिहास एक ऐसी चीज़ है जिससे आप पुरानी घटनाएं क्या हुई हैं उनसे अपना भविष्य को सुधार सकते हैं या संवार सकते हैं। ठीक है, तो इतिहास को जानना भी बहुत ज़रूरी भी होता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आपको कि भाई 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और हमेशा आपका दिमाग की क्वेश्चन करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, भले ही मैं उसमें आपके सारे पॉइंट्स ना क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने पास एक डायरी पेन रखिए। नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, फिर भी अगर सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, अगर आप एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ इसके हर एंगल से बनते हैं ये आप यूपीएससी के भी ही एस्पिरेंट्स हैं तब भी आपके लिए यूज़फुल है। आप नहीं भी हैं, किसी भी सी क्लास की नौकरी कर रहे हैं या नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब यहाँ पर आपको एक डाउट आना चाहिए, आपका दिमाग ये बोलना चाहिए कि जब मैं ये ईसा पूर्व लिख रहा हूँ, जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है उनके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई यहाँ ईसा पूर्व ये लिख रहे हैं, ये होता क्या है। ठीक है, हालांकि आप क्लास 6 की एनसीईआरटी जब बुक्स खोलेंगे ना इतिहास की, उसके पहले ही पेज पे आपको मिल जाएगा, पहले चैप्टर में आए थे, कब क्यों कैसे करके वो सारे चैप्टर है, और उसमें पहले ही पेज पे आपको मिलेगा ईसा और ईसा पूर्व में अंतर जो है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ईसा, आप देखते हो ना ईस्वी, अभी क्या चल रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो चल रहा है 2022, हमको ईस्वी लिखेंगे ना कि ईसा पूर्व लिखेंगे। इसको ईस्वी क्यों लिखेंगे हम इसको ईसा पूर्व क्यों नहीं लिख सकते? ईसा पूर्व आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा क्यों, ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए। देखिए, एक कहावत है कि अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप या तो बहुत तेज हैं या तो आप नीलबटे सन्नाटा है। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं उसका कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। आपका दिमाग आपसे प्रश्न पूछते रहना चाहिए, भले ही आप उन चीज़ों को नहीं पूछ रहे हैं क्लासरूम में, क्योंकि जब तक आप अपने डाउट्स नहीं लेकर के आएंगे, दिमाग आपका आपसे सवाल नहीं पूछेगा, इसका मतलब वो जीवांत है। और अगर आप पूछ ही नहीं रहे हैं तो भाई आप टैलेंटेड, आपसे बड़ा टैलेंटेड कोई नहीं है। लेकिन फिर भी ईसा और ईस्वी पूर्व में अंतर क्या होता है, उस लाइन की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड में आपको, मतलब शॉर्ट टर्म में आपको बता देते हैं। देखिए, ईसाई धर्म के परिवर्तक माना जाता है ईसा मसीह जी को। किसको माना जाता है? ईसा मसीह को, ईसा मसीह को। ठीक है, अब यहाँ पर ई आया है ना, ईसा मसीह में ईसा आया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनसे कुछ इसका रिश्ता तो है ही। चलिए, इनके जो जन्म है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ईस्वी को हम एडी भी कह सकते हैं और इसको बीसी कह सकते हैं। ठीक है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाता है लिखने में। ठीक है, चाहे जैसे भी। ठीक है, तो एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी, और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो भी कर लेंगे। इसमें भी अगर बीसीई और बीई जो है, इसमें सीई और बीसीई करके भी एक टर्म यूज़ किया जाता है कहीं कहीं पर। तो फिलहाल हम एडी और बीसी की चर्चा कर लें। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एडी क्या है और बीसी क्या है। ये आप मान सकते हैं ईस्वी, और इसको मान सकते हैं ईसा पूर्व। यहाँ पूर्व लगा रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ बिफोर जरूर लगेगा। तो बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व। ये माना गया कि जो ईसा मसीह का जन्म था उसको एक एडी माना गया या एक ईस्वी माना गया। क्या माना गया? एक एडी या एक ईस्वी माना गया। इनके जन्म से पीछे चले जाइए आप, तो इसको क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व। ठीक है, इनके जन्म के इस तरफ आइए तो आप यही ईस्वी को ही कैलकुलेट करेंगे। यानी अगर मैं आप 2022 चल रहा है, आज की डेट में 2022 चल रहा है, ये ईस्वी चल रहा है, तो ईसा मसीह का जन्म कितने दिन पहले हुआ था या कितने वर्षों पूर्व हुआ था, ये पूछूंगा तो आप बताएंगे 2022। दिन का भी आप कर सकते हैं, 2022 में 365 से गुणा कर लीजिए, जो भी रेस्ट है उनको माइनस कर दीजिए तो दिन भी आ जाएगा। कहने का मतलब है कि वर्ष अगर पूछता है कि वही 2022 से जो ईसा मसीह का जन्म है वो कब हुआ था, तो हम ये लिखेंगे भाई साहब 2022 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। 2022 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ है वो आपका माइलस्टोन है। माइलस्टोन का मतलब ये होता है कि भैया वहाँ पर एक मील का पत्थर टाइप है वो, कि यहीं से आपकी काउंट होगी। ठीक है, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। ऐसा क्या था कि भाई ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से ही क्यों लिया गया? बाकी और भी सारे लोग हैं ना,
भाई हिंदू धर्म में भी है, उनके पंचांग हैं, मुस्लिमों के भी धर्म गुरु भी हैं। तो कहने का मतलब है कि केवल एक धर्म से क्यों लिया गया। देखिए ऐसा था कि जब हमने ये देखा कि विश्व स्तर पर इस चीज़ को क्या कर लिया गया है, आत्मसात कर लिया गया है। इसके बहुत सारे रीजन है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं इतना, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हमने ये देखा भाई सबने इस चीज़ को क्या कर लिया था, अपना लिया था, पूरे विश्व ने अपना लिया, तो हमने भी अपना लिया। हमने इसलिए अपना लिया कि भाई मान लीजिए आप अपने मार्केट गए, आपकी मार्केट में केला मिल रहा है दर्जन में, 1 दर्जन में, और पड़ोसी वाला जो मार्केट है वो दे रहा है कितने में, किलो में दे रहा है, ठीक है, दर्जन में, वहाँ पे किलो में। और तीसरे जगह पहुँच गए तो बोले नहीं वो तो हम नाप नाप के दे रहे हैं, कितने बड़ा है, मतलब मान लीजिए हम केले को दे रहे हैं कि भाई अगर वो ज़्यादा बड़ा है तो उसके ज़्यादा पैसे हैं, या कोई भी आइटम आप ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मानक अलग अलग हो जाएंगे तो वहाँ एक सामंजस्य नहीं बिठा सकते आप। भाई हम आपके यहाँ 2 दर्जन लिए, वहाँ जाएंगे आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, अब 2 दर्जन में किलो में कितना चढ़ेगा, ठीक है। तो एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए पूरे विश्व ने कि भी अगर हमारे यहाँ 2022 है तो बाकी जगहों पे भी 2022 ही होगा, 2022 है तो वहाँ भी क्या होगा, 2022 हो ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का डाउट दिमाग में आना चाहिए। ये हमने यहाँ पर एक बहुत शॉर्ट टर्म में क्लियर किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की हमने बात कर ली। इसका पतन हुआ था कब, 1750 में, और इनका ये स्टार्टिंग कब हो रहा है, 1500 ईसा पूर्व में, ठीक है। वहाँ पर जो कुछ लोगों का ये मानना था कि आर्यों के आक्रमण से भी ये सभ्यता खत्म हुई, तो वो भी अब यहाँ पर आएंगे साहब, ठीक है। कैसे आएंगे कि ये 1750 में से अगर मैं 1500 माइनस करता हूँ, ठीक है, तो ये कितना बचता है, यहाँ 250 वर्षों का समय बचता है। 2.5 वर्षों का जो हमें यहाँ पर लैग मिल रहा है, क्या मिल रहा है, लैग मिल रहा है। 2.5 वर्षों का लैग का मतलब समझ रहे हैं, मतलब 2.5 वर्ष बीच में कहाँ गायब हो गए भाई। ये आए कब, ये आ रहे हैं 1500 में, ये जा रहे हैं 1750 में जा रहे हैं, या इनका जो इनकी सभ्यता का पतन हो रहा है, तो ये 250 वर्ष कहाँ गए। इनको संक्रमण काल के रूप में जानते हैं। संक्रमण काल के रूप में वैसे जानते हैं जैसे आप अगर मान लीजिए हमने एक ज़मीन में एक बीज छिपा दिया, यहाँ पर ये ज़मीन है, यहाँ पर हमने बीज छिपा दिया, ठीक है। अब इस ज़मीन की सतह तक इस बीज को आने में तो समय लगता ही। आपने आज बीज बोया, ये अंकुरित हुआ, अंकुरित होकर इसकी पत्तियाँ निकलते हुए जब यहाँ पहुँचती हैं इसकी पत्तियाँ, ठीक है, जब इस पेड़ों में फूल आते हैं तब आपको दिखता नहीं ये तो हरा भरा हो गया। लेकिन क्या ये हरा भरा जो प्रोसेस था वो एक दिन में हुआ, ऐसा तो हुआ नहीं। भैया आपने पहले बीज बोया, बीज अंकुरित हुआ होगा, कुछ दिन तक मिट्टी में ही चला होगा, उसके बाद मिट्टी के ऊपर, सतह के ऊपर आया होगा। तो वही एक मैं चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 250 साल था ऐसा नहीं था, इसमें कुछ विकास ही नहीं हुआ, ठीक है। इसमें लोग रहते होंगे, अपना जीवन यापन करते होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो सभ्यता क्या हुई, फैलती गई। तो हमें अंतोगत्वा क्या 1500 ईसा पूर्व में एक मिलता है कि भाई ये जो है एक वैदिक सभ्यता के तौर पर जानी गई। अब हमें इसकी क्या साक्ष्य मिले, हमने इसको वैदिक सभ्यता कहा। चलिए ये तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता से क्लियर किया कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता से हम आ गए थे किसमें, इसको फिर से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से हम किस में आ गए थे, हम आ गए अब वैदिक सभ्यता में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को पीछे छोड़ते हैं। चलिए वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया, किसी ने नामकरण वगैरह किया इसका, ऐसा दिमाग में आना चाहिए ना, नहीं ऐसा कोई नामकरण की इसको जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि यहाँ हमें वेद मिले थे। क्या मिले, वेद, ठीक है। चलिए वेद मिले, अब वेद क्या क्या वेद मिले इसके बारे में जान, ठीक है। मुख्य रूप से जो हम अगर बात करें 4 वेदों की बात करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं ये ऋग्वेद की, ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है। अब ये जो चारों वेद हैं ये हमें यहाँ से मिले, जिसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा वेद है, ऋग्वेद। अब इस वेद के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि वेद का मतलब होता क्या है। वेद जो होता है वो संस्कृत के जो मतलब अगर बात करूं तो विद धातु से बना है। किससे, विद धातु से बना है। विद धातु, विद धातु से मतलब ये समझिए कि कोई ये मतलब लोहे का सामान है या किसी सोने चांदी का सामान है। धातु का मतलब होता है, ये धातु बोलते हैं संस्कृत में, इसका मतलब होता है वर्ब, क्रिया। क्रिया पढ़े हैं ना, अब
कर्ता क्रिया कर्म, ठीक है, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से जो आप वर्ब पढ़ते हैं ना, ये वर्ब के फॉर्म में है विद, ठीक है। तो विद का जो मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। तो इसी को रिलेट करके क्या बनाया गया है? वेद। इसी से रिलेट होकर क्या बना है? वेद बना हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वेद का जो मतलब वेद जो शब्द है वो किससे बना हुआ है? विद धातु से बना हुआ है, और जिसका मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। यानी अगर आप किसी चीज़ के आगे वेद लगाते हैं तो इसका मतलब होता है उस चीज़ से कुछ आप ग्रहण करना चाहते हैं, कोई ज्ञान आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, फिलहाल यहाँ पर हमें ऋग्वेद मिला, ठीक है, यजुर्वेद मिला, सामवेद मिला, अर्थवेद मिला, ठीक है। ऋग्वेद ऋचाओं संबंधी, ठीक है, स्तुतियों और मंत्रों, प्रार्थनाओं, इन सब का जो संग्रह था वो ऋग्वेद में कहीं ना कहीं मिलता है हमको, ठीक है। तो अगर वेद की आप कोई परिभाषा पूछ ले तो परिभाषा आप में लिखेंगे विभिन्न स्तुतियों, मंत्रों, सूक्तों, प्रार्थनाओं, ठीक है, और यज्ञ संबंधी सूत्रों का संग्रह, ठीक है। यानी संग्रह मतलब उसका एक ग्रुपिंग टाइप में, या उसका जो एक आप बोलते हैं ना किसी चीज़ को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, एकत्रित करना। तो अगर वेद की बात करेगा तो वेद में स्तुतियाँ भी हो सकती हैं, मंत्र भी हो सकते हैं, मंत्रों, सूक्तों, प्रार्थनाओं, यज्ञ संबंधी सूत्रों का संग्रह। तो इनका जो संग्रह होगा वो वेद कहलाएगा। वो ऋग्वेद में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, कुछ यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी लिखे गए हैं, सामवेद में संगीत के संबंधी लिखे हुए हैं, अथर्ववेद में आपके जादू टोने इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे चल के, ठीक है। इसके बारे में फिलहाल हम इतना बता रहे हैं कि आपको ऋग्वेद जो है आपको पुराना वेद मिला। जो ये वेद हमें मिले, इन वेदों के अकॉर्डिंग वो सभ्यता चलती थी, इन वेदों को ही वो अनुकरण या अनुसरण करती थी। कहने का मतलब वेद में जो लिख दिया गया है, जैसे आज हमारा देश किससे चल रहा है? संविधान चल रहा है, ठीक है। तो वेदों के हिसाब से ही वो सभ्यता का क्या हुआ, वो दौर चला। वेदों के हिसाब से वहाँ पर चीज़ें चलती आ रही थी। कोई भी चीज़, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, ठीक है, जो भी उनका धार्मिक जीवन था वो वेदों के अकॉर्डिंग ही चलता था। और आपने भी देखा होगा आज के दौर में हिंदू धर्म में भी आजकल इन वेदों का महत्व है। और आज भी कुछ चीज़ें जैसे आप देखते होंगे मुंडन संस्कार होते हैं, ठीक है, विवाह के जो नीति नियम हैं वो कुछ इन वेदों से ही लिए गए हैं, ठीक है, वेदों के ही हिसाब से आज भी होते हैं। तो कहने का मतलब क्या था कि भाई ऋग्वेद हमें मिल गया। अब यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आती है, इससे पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी उसमें हमने क्या बताया था आपको? उसमें हमें कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिला, मतलब कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं मिला कोई वेद के रूप में। पढ़ ले और बता दें कि स्नानागार क्यों बना हुआ था, पढ़ लें और बता दें कि भाई ये टीले का क्या मतलब था, कौन कौन यहाँ रहता था, ऐसा कुछ नहीं मिला था। लेकिन यहाँ पर हमें क्या, एक वेद मिल गया, यहाँ पर हमें एक साहित्यिक स्रोत मिला। क्या मिला हमें? ये साहित्यिक स्रोत था, साहित्यिक स्रोत था, ठीक है। इसलिए ये अपनी जो उपयोगिता है, या इसको कह लें कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई मिली। आप उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। भाई स्नानागार था, आपने कहा वहाँ पर नहाया जाता रहा होगा, वहाँ पर जल पूजा का वो साक्ष्य था, ठीक है। क्या वहाँ पर क्या किस लिए यूज होता था ये किसी को पता नहीं है। तो वही मैं चीज़ यहाँ पे कह रहा हूँ कि भी ऋग्वेद के हिसाब से ये लोग चला करते थे और ऋग्वेद में ही सब कुछ लिखा हुआ था। ये क्या था? एक साहित्यिक स्रोत था। वहाँ पर ऐसा कुछ साहित्यिक स्रोत नहीं मिला। जो वहाँ पर चीज़ें हमें लिखी मिली भी, उनको भी आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, वैदिक सभ्यता ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाती है इन कंपैरिजन टू सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब हम ये बात कर लेते हैं कि भाई चलिए इतना हमने बात कर ली, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनका कालखंड क्या था और कैसे इनको बांटा गया है कालक्रम को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक चीज़ हम ये क्लियर कर लेते हैं, इनका जो कालखंड था। तो कालखंड हमने अपनी सुविधा के अनुसार
इसको पढ़ने की सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार या उसको पढ़ाई के हिसाब से हमने इसको बांट लिया 2 कालखंडों में। एक को हमने बांटा है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, और दूसरे को हमने बांट दिया है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। चलिए, और इसको जो इस पीरियड को हमने कहा पूर्व वैदिक काल। वैदिक काल, ठीक है, और इसको हमने कहा उत्तर वैदिक काल। क्या कहा? उत्तर वैदिक काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हमने कहा पूर्व वैदिक काल और इसको हम कहते हैं क्या? उत्तर वैदिक काल। इसको एक और नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको हम? इसको हम जानते हैं ऋग्वैदिक काल नाम से। ऋग्वैदिक काल, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? ऋग्वैदिक काल नाम से। 2 क्वेश्चन यहाँ आपके दिमाग में अराइज होने चाहिए आप मेरे हिसाब से। पहली चीज़, यहाँ पर आपको ये दोनों कालखंड देख रहे हैं ना, यहाँ मैंने 1500 से 1000 लगभग कितना दिया है? 500 वर्षों का समय यहाँ पे आपको मिलता है, और यहाँ पे आपको 1000 से 600 लगभग 4 वर्षों का समय। तो जब बांटना था तो बराबर बांट देते हैं। यहाँ पर 500 दे दिए, इसको आपने 400 दे दिए। ऐसा भी आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। और नहीं बना होगा तो अब आपके दिमाग में बन जाएगा। कारण क्या था कि इसे मान लीजिए यहाँ पर 1000 बनता है आके, ठीक है। हमने क्या बोला आपको भाई साहब? यहाँ 1500 था, यहाँ से फिर घटते घटते हम आ रहे हैं कितना? यहाँ पर 1000, यहाँ 600। ये 1500 से मैंने 600 लिख दिया। यहाँ मैं BC लिख देता हूँ अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, ज़्यादा लिखना पड़ेगा नहीं तो, ठीक है। BC है यहाँ पर, ये भी BC लिख देता हूँ। यहाँ पर क्यों डिवाइडेशन हुआ है? इसका कारण क्या था? देखिए, इस जगह पे जो था 1000 BC के पूर्व आसपास हमें क्या मिला था? लोहा मिला था। क्या मिला हमें? लोहा मिला। अब लोहा जब हमें मिला तो सिस्टम सारा बदल गया। सारा सिस्टम बदलने का मेरा मतलब ये है कि जब भी आप समाज में कोई आविष्कार होते हैं, ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जब गाड़ियों का आविष्कार हो जाता है, या आपके यहाँ पर किसी एक ऐसा आविष्कार जो, मान लीजिए हम बात कर लेते हैं सऊदी अरबिया की, ठीक है। सऊदी अरबिया से क्या हो कि भी वहाँ पर उन्होंने खुदाई की, खुदाई में उनको क्या मिल गया? पेट्रोलियम मिल गया। अब क्या हो गया? पेट्रोलियम बेसिक नीड थी उसकी, उसने आपका काम सस्ता कर दिया। सस्ता मतलब आसान बना दिया। अब आपका व्यापार सुगम हो गया, आपका आवागमन सुगम हो, आपका जो आवागमन था वो सुगम हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था? जैसे मान लीजिए आज के दौर में आप खुदाई कर रहे हैं, कहीं आपको सोना मिल जाए। क्या मिल जाए? सोना मिल जाए। अब सोना मिल जाए, आपको पैसा तो नहीं मिला ना खरीदने वाली चीज़, लेकिन सोने की कुछ वैल्यू है, ठीक है। लोगों को ज़रूरत है, लोग गहने बनाते हैं, लोग उसको खरीदते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया वो आपके लिए? आपको एक ऐसा चीज़ मिल गई जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएंगे। कल को बढ़िया से आप सूट बूट सिलवाइएगा, ठीक है। उसके बाद में आराम से एक बढ़िया से घर बना करके व्हीलर 4 व्हीलर ले करके आप आराम से घूम सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या था? यही चीज़ यहाँ पर भी हुआ कि हमें अभी तक लोहे का ज्ञान नहीं था, हमें अभी तक लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन हमें जो ये वैदिक काल में क्या हुआ? वैदिक काल था हमारा, वैदिक सभ्यता में हमें 1000 BC के आसपास लोहा मिला। इसके साक्ष्य मिले। साक्ष्य कहाँ से मिले? साक्ष्य, ये भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। ये हमें मिला था अतरंज खेड़ा, अतरंज खेड़ा नामक गांव से। अतरंज खेड़ा नामक गांव से मिला था, अतरंज खेड़ा गांव। और ये पड़ता कहाँ पर है? ये एटा जिले में पड़ता है। एटा जिला पड़ता है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सारे प्रश्नों का जहाँ उत्तर है वहाँ उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट हमने क्लियर कर दिया कि भाई ये बताइए कि ये 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व हमने क्यों बांटा इसको, और 1000 से 600? क्योंकि जब आपको लोहा मिल गया, लोहे के बाद में बहुत सारे काम आपके सुगम हो गए। जैसे लोगों के पास, जैसे अब जो पहले हथियार किसके हुआ करते थे? उनके पास पत्थरों के हुआ करते थे, लेकिन अब वो हथियार किस में कन्वर्ट हो गए? लोहे में। तो लोहे और पत्थर से बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर था। तो इस परिवर्तन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, कैसे लोहे ने सब कुछ पलट के रख दिया, ठीक है। कैसे इसको उसने पूर्व वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल था, इससे एक नवीन काल में परिवर्तित कर दिया कि यहाँ भले ही 400 वर्षों का था, लेकिन कैसे इसमें आमूल चूक परिवर्तन आए,
ठीक है। मोबाइल को भी देख लीजिए, मोबाइल कितने दिन पहले आया, कंप्यूटर कितने दिन पहले आया, लेकिन एक बड़ी क्रांति लेकर के आए हर क्षेत्र में, ठीक है। कंप्यूटर के जो आविष्कार हुए तो कंप्यूटर क्या हो गया, कंप्यूटर ने एक बहुत बड़ी क्रांति लाई, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में ले लीजिए, अनुसंधान के क्षेत्र में ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं जो आविष्कार होते हैं वो एक बड़ी भूमिका निभाते हैं समाज को बदलने में। तो इसीलिए इसको 1000 के आसपास हमने बांट दिया कि जहाँ से लोहा खोज हुई है उसको इस तरफ यहाँ इधर चले आओ, जहाँ तुम लोग नहीं जानते उस तरफ वहाँ जाओ। तो ये हमने इसलिए इसको बांटा था। दूसरी बड़ी बात, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व का मतलब समझ ही रहे होंगे पहले, उत्तर का मतलब बाद में होता है, ये समझ जाइएगा आप, ठीक है। उत्तर दिशा नहीं होती है, उत्तर का मतलब होता है, दिशा तो है भी एक उत्तर, लेकिन आपका यहाँ उत्तर से मतलब है पोस्ट, बाद में, ठीक है। जैसे आपने किसी में रामायण पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा होगा, तो उत्तर कांड है, मतलब आप बाद वाले कांड पढ़ रहे हैं, अब लास्ट में है, हम जो है किस तरीके आखिरी तरफ में है, तो आखिरी जो है चरण में है इसके। तो वही जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई उत्तर का मतलब बाद में भी होता है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक काल क्यों कहा गया, ये भी क्वेश्चन चलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऋग्वैदिक काल इसलिए कहा गया कि इस जो पूरे पूर्व वैदिक काल में है, इसमें किसकी रचना हुई थी, ऋग्वेद की रचना हुई थी, ऋग्वेद की रचना हुई थी। बाकी आपकी जो चीज़ें थी, जो मैंने आपको 3 वेद और बताए ना, ऋग्वेद के अलावा 4 वेद थे हमारे, ऋग्वेद वहाँ लिख दिया मैंने। बाकी जो यजुर्वेद था, ठीक है, यजुर्वेद, और क्या था, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये जो तीनों वेद थे ये किस काल में यहाँ पर किया गया इनको, और विभिन्न ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथ जो भी हैं वो भी बात करेंगे। ऐसा नहीं था कि केवल 4 वेद ही मिले थे, और भी चीज़ें हमें मिली थी, उपवेद थे, वेदांग थे, ठीक है, विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ थे, आरण्यक थे, उपनिषद थे, वो भी चीज़ें हमें मिली हैं। वो हमें सारी जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल से, लेकिन ऋग्वैदिक काल से हमें किसकी जानकारी मिलती है, इस काल की जानकारी मिलती है। तो इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल भी जाना जाता है। इसका ऐसा कोई नाम नहीं है कि भाई हमें यजुर्वेद काल या सामवेद काल, ऐसा कोई नाम से जाना नहीं जाता है। ये डाउट आपका बहुत ही क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर पॉइंट आता है कि ये सभ्यता को बसाया किसने था, यहाँ आए कौन लोग थे, कोई लोग तो आए होंगे, ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैं बात कर लेता हूँ इस विषय में कि भाई जब यहाँ पे आए कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पर माना जाता है कि इस जो वैदिक काल, वैदिक सभ्यता, ठीक है, इसको और भी नाम से जाना जाता है। इसको नाम से जाता है वैदिक संस्कृति भी बोल सकते हैं आप, वैदिक संस्कृति, ठीक है, वैदिक काल, ठीक है, और एक और नाम से जाना जाता है आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता, ठीक है। चलिए यहां पर ये आर्य शब्द जो है, आर्य सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता को हमने आर्य सभ्यता से भी डिनोट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो आए थे लोग उनको बोलते थे आर्य। बाहर से लोग आए, ठीक है, कहाँ पर आए, भारत का मैप बनाते हैं ना, फिर हम आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं। ज़्यादा अच्छा तो हम मैप नहीं बना पाते, फिर भी ठीक है। चलिए ये यहाँ पर ऐसे करके हमने ये इसको बेसिकली यहाँ से, ठीक है, और ये जो है, चलिए ये ऐसे ही हमने बना दिया है फिलहाल आपकी जानकारी के लिए। तो जो आए थे वो आपके पंजाब प्रांत की तरफ में, इस प्रांत में, ठीक है, पंजाब और हरियाणा का जो प्रांत लगता है ना आपका, इधर आए, ठीक है। यहाँ पर आर्य आते हैं, कुछ लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। कहाँ से आते हैं, कौन और कहाँ से, कहाँ से ले लेता हूँ ना मैं, कौन है और कहाँ से है। हमने इसका उत्तर आपको दिया आर्य, क्या दिया, आर्य। कहाँ से, ये अभी डाउट में है, इसके बारे में कई लोगों का कई सारे मत हैं, इस पे चर्चा करते हैं बाद में। पहले इनको बुला लेते हैं अपने यहाँ, कहाँ ये लोग आते हैं। ये लोग आपके इस पंजाब प्रांत के आसपास आते हैं, सिंधु नदी से क्षेत्र के तहत, मतलब सिंधु सरस्वती नदी, जहाँ पर अब पहले सरस्वती नदी थी अब तो विलुप्त हो गई है। तो यहाँ पर आते हैं
इस सभ्यता का इनको संस्थापक माना जाता है। वैदिक सभ्यता का संस्थापक किसे माना जाता है? आर्यों को माना जाता है। यानी ये सभ्यता यहाँ पर किसने बिठाई या यहाँ पर इस सभ्यता का विकास किसने किया? तो वो कौन थे? आर्य थे। ठीक है, तो अब क्या इससे पहले यहाँ कोई और लोग थे या नहीं थे? देखिए यहाँ ऐसा नहीं था कि नहीं थे, यहाँ पे अनार्य थे। जो आर्य नहीं थे उनको अनार्य कहा जाता था। तो यहाँ के जो लोग थे वो हो सकता है कुछ अपना जीवन यापन करते हो, जाते हो, खाना पीना ले आते हो, खाते हो। ठीक है, उनको ज़्यादा मतलब नहीं रहता कि वेद क्या है, किस हिसाब से उनको रहना है, उठना है, बैठना है, उनको कोई जानकारी नहीं थी। ये आए, इन्होंने एक सभ्यता विकसित की कि भाई वैदिक सभ्यता के तौर पर वेद बनाए, वेदों में सब कुछ लिखा, चीज़ों को संकलित किया। जैसे वेद व्यास जी ने जो इनको संकलन किया है वेदों का, वेद व्यास जी ने किया है, कृष्ण। ठीक है, उनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन, उपनाम है वेद व्यास। तो कहने का मतलब ये था कि वेद व्यास जी ने बताया कि भाई हाँ, इस हिसाब से आपके कर्म कांड होंगे, इस हिसाब से विवाह होगा, इस हिसाब से आप ये चीज़ें करेंगे, और जो आज भी हिंदू धर्म में जो है मानी जाती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब था कि कौन आया? आर्य लोग आए। कहाँ आए? सप्त सैंधव प्रदेश में। कहाँ आए? सप्त सैंधव प्रदेश। चलिए, हमने पहले ही आपको लेक्चर में कंप्लीट किया था, उसमें शायद जो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का लेक्चर लिया था उसमें हमने 5 नदियों का जिक्र किया था। ठीक है, हमने कहा था कौन कौन सी नदी थी वो पांचों नदी थी रावी, चिनाब, झेलम, सतलज और व्यास। ये 5 नदियां मैंने आपको जिक्र किया था। मैं यहाँ कह रहा हूँ क्या? सप्त सैंधव। सैंधव से मतलब होता है मेरा नदी से ही मतलब है। किससे मतलब है? नदी से। 7 नदी की बात कर रहा हूँ। सप्त का मतलब क्या मैं बात कर रहा हूँ? 7 की। यहाँ में कितने का नाम लिखा है? 5 का। 2 मिसिंग है, 2 आप ले सकते हैं। क्या? सिंधु ले नहीं सकते, ये हैं सिंधु और सरस्वती। सरस्वती जो कि विलुप्त हो गई है। ठीक है, चलिए, तो बाद में करूँ सप्त सैंधव प्रदेश, तो वो प्रदेश बनता था ये आपका। मैप में आप देख सकते हैं, एटलस आपके पास है तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैप आप जरूर अपने साथ रखिएगा। देखिएगा सप्त सैंधव प्रदेश कहाँ पर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आए। कहाँ पर आए? सप्त सैंधव प्रदेश में आए। कौन आया? आर्य आए। आर्य कौन थे? इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अब ये आर्य शब्द है क्या चीज़? ठीक है, कोई मतलब ऐसी चीज़ है कि जो जाति विशेष है। ठीक है, जैसे आजकल होता नहीं वो चुलबुल पांडे, तो पांडे जी आए या यादव जी आए, तो जो जाति विशेष था कि भाई नहीं, कोई एक जाति विशेष लोग तो नहीं थे। ये किसी एक जाति वाले बाद वहाँ चलता रहा हो कि भाई नहीं ठीक है, आर्य लोग वहाँ से आ गए या कहीं से आ गए और यहाँ से हटा दिया हमको। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें जोड़ना भी चाह रहा हूँ कि इनको लेकर के बड़ा मतभेद भी है। कुछ लोग कहते हैं आर्य कहीं से आए हुए नहीं थे, वो यहीं के थे। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं वो बाहर से आए थे। इस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी सी आगे। फिलहाल तो हम ये जान लेते हैं कि आर्य का मतलब होता क्या है। आर्य, पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जाति सूचक शब्द नहीं है कोई। ये क्या है? ये एक जाति को इंगित नहीं करता। ऐसा वो आपको वर्ड मिलेगा जो इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक्स में या जो भी बुक्स में लिखेगा, वो जातीयता को क्या करता है? जाति सूचक नहीं है। जाति सूचक नहीं है। ठीक है, ये एक भाषाई समूह को कहा जाता है। किसको? भाषाई समूह। ठीक है, अब भाषाई समूह होता क्या है? जैसे मान लीजिए आप अभी के प्रेजेंट टाइम में अगर मैं कोई एग्जांपल देना चाहूँ, ज़्यादा रिलेटिव नहीं, बस थोड़ा बहुत जानकारी के लिए आपको, जैसे आर्य है मान लीजिए, तो आर्य आप देखते होंगे कि समाज में जो थोड़ा सा ऊंचे पद पर लोग थे। ठीक है, ऊंचे पद पर मतलब होता है कि जो मतलब थोड़ा ठीक ठाक लोग थे। ठीक है, जिनको अच्छे से पहनना, उठना, बैठना, खाना पीना, जो उनका हर एक चीज़ बंधा पड़ा हुआ था, उनको आर्य बोला जाता था। ठीक है, उस समूह के लोगों को, वो कोई जाति के लोग नहीं, कोई भी हो सकता था जिसका रहना, खाना, उठना, बैठना सब कुछ बढ़िया था, जो उच्च कुलीन माने जाते थे, उच्च और श्रेष्ठ मानते थे खुद को, वो क्या बोलते थे? वो आर्य बोलते थे। जैसे आज की डेट में मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि नहीं भाई आप एक IAS अधिकारी हैं, IAS हैं, क्या है? IAS हैं। अब IAS में आपने देखा कि नहीं ठीक है यार, मैं जिला कलेक्ट्रेट जो भी चीज़ें हैं, आप IAS हैं, IPS हैं, तो IAS क्या हो गया? एक बड़ा पद हो गया ना। आपके दिमाग में क्या है? बड़ा पद है। वहाँ पर उसकी जाति और उससे कुछ लेना देना नहीं है, एक भाषाई समूह है ये IAS। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँ चोर है, ठीक है, हालांकि चोर तो
ठीक है, चोर है। तो ये चोर का मतलब क्या होता है, एक निगेटिव वर्ड आता है ना भाई, नहीं नहीं चोर नहीं। तो ये एक तरीके से आप समझ लीजिए जो आर्य थे वो IAS नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं इनको, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आर्य थे आपके वो अपने आप को थोड़ा सा मतलब एक जिनको भी बोला जाता था तो आप आर्य हैं, ठीक है। तो आर्य क्या माने जाते थे कि मतलब हाई स्टैंडर्ड वाले लोग माने जाते थे, अपर क्लास के लोग माने जाते थे, ठीक है। अब इनका जो मतलब था, इनको मैं हटा देता हूँ ये, तो इसका जो मतलब था आर्य का वो यही था, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि नहीं वो अपने नाम के पीछे आर्य लगाते थे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, समझ जाइएगा। तो जाति सूचक नहीं था। आर्य जो शब्द था वो आर्य शब्द से निकला हुआ है, संस्कृत किसे, आर्य शब्द से निकला हुआ है। आर्य शब्द का मतलब होता है अजनबी। क्या होता है, अजनबी, ठीक है। अजनबी विदेशी भी कह सकते हैं इसको आप, ठीक है, क्या कह सकते हैं, विदेशी भी कह सकते हैं। नव आगंतुक कह सकते हैं, जो नए आते हैं, आपके घर में कोई नया आगंतुक आ गया, मेहमान आ गया, उसको भी आप आर्य कह सकते हैं। आर्य एक संस्कृत का शब्द है, वहाँ से निकलता है आर्य। अब आर्य का मतलब क्या होता है, तो आर्य का मतलब होता है उत्तम या श्रेष्ठ या उच्च कुलीन। क्या होता है, उच्च कुलीन। उच्च कुलीन उस समय जो कुल का मतलब होता था, उस समय परिवार से लिया जाता था, यानी उच्च परिवार में, बड़े परिवार में, अच्छे परिवार में जो होगा वो कहा जाएगा आर्य। तो भाई साहब ये आर्य लोग आ जाते हैं, इसलिए हम इसको आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई ये आए कहाँ से थे, और इसको भी लेके घमासान मची हुई है, लेकिन हम केवल किससे चल रहे हैं, NCERT से चल रहे हैं। हम ज़्यादा दिमाग उसमें नहीं लगा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है और अभी क्या हो रहा है। जैसे हमने आपको जो बताया भाई 2500 से लेकर के 1750 तक काल निर्धारण था कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार, किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन आप देखेंगे आज भी नए नए शोध देखेंगे तो आप देखेंगे 7000 साल, 8000 साल, 8000 साल हो गए, किसी को 10,000 साल हो गए, ये में मिला हुआ है। राखीगढ़ी में अभी भी शोध चल रहे हैं। तो लेकिन आपको पास किससे होना है, या आपको जो जानकारी रखनी है वो इतिहास की वो रखनी है। फिलहाल के लिए तो अलग सेक्शन में मना कर सकते हैं, लेकिन ये एकेडमिक्स है, हमने जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो हमें NCERT का डाटा ही लेके चलना है, ठीक है। तो वही डाटा हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। अब फिर से मैप आ जाते हैं, हरदी मिटा दिया है हमने। फिर भी बना दिया हमने, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे मत हैं, कहाँ से आए थे, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं विद्वानों को, ठीक है। पहले विद्वान ले लेते हैं हमारे गंगाधर तिलक जी को, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, नाम जानते होंगे आप इनको, गंगाधर तिलक जी के बारे में, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, ठीक है, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, ये एक इनकी बुक है। इन्होंने इसमें कहा भैया ये आए थे उत्तरी ध्रुव से आए थे, ठीक है। चलिए, इन्होंने तो भाई कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। आपने जब मैप देखा होगा, मैप ऐसे पूरा मैप देखिएगा तो इसमें आपको 2 नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखेंगे, जहाँ पर क्या होती है 6 महीने दिन और 6 महीने रातें होती हैं। तो इन्होंने कहा नॉर्थ पोल से आए थे, बहुत ठंडे प्रदेश से आए थे आर्य, ठीक है। हालांकि बाल गंगाधर तिलक जी का मत है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं किसके ऊपर, स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए बहुत सारे मत दिए गए हैं, बहुत सारे विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन हम सबके मत नहीं ले रहे हैं, हम जिनके थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकी एक बुक थी सत्यार्थ प्रकाश, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है सत्यार्थ प्रकाश किसकी बुक है, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। इसमें इसके तहत इन्होंने बताया है कि जो आर्य थे वो तिब्बत से आए थे, यानी यहीं के थे लगभग, ठीक है। आर्य कहाँ के थे, यहीं के थे। इन्होंने कह दिया भैया ये आसपास हिमालय के आसपास के ही थे, ज़्यादा दूर के नहीं हैं, हमारे ये हमारे घर के ही हैं, ठीक है। चलिए तीसरे में बात कर लूँ आपके, तो एक मैक्स मूलर साहब हैं, मैक्स मूलर हैं, ये जर्मनी के विद्वान हैं, मैक्स मूलर। और ये जो है आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका, क्योंकि ये जो है अधिकतर एग्जाम्स में भी आते हैं और इन्हीं का मत जो है सबसे ज़्यादा लिया जाता है। इन्होंने कहा मध्य एशिया में आए, मध्य एशिया में, ठीक है।
मध्य एशिया कहाँ पर से? अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र से। अल्पस पर्वत आप देखेंगे ना तो आपको देखिए ये तो पूरा आपको जो यूरोप मिलता है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एशिया मिलेगा आपको, ये एशिया का पार्ट मिलेगा, ठीक है, ये आपको एशिया मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ये एशिया वाला पार्ट मिलेगा, ये आपको यूरोप वाला पार्ट मिलेगा यहाँ पर जब आप मैप देखेंगे तो। यहाँ पर ये आपका जो ये मध्य एशिया वाला पार्ट मिलता है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या मिलता है आपको? ये मध्य एशिया वाला पार्ट मिलता है, ठीक है, ईरान के आसपास जो है। तो मध्य एशिया का पार्ट भी डिफाइन किया गया है यूनाइटेड नेशन द्वारा, उसको भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो अल्पस पर्वत यहीं पर आपको कहीं पर आप देखेंगे तो आपको अल्पस पर्वत दिख जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर एटलस में आप अपने देखेंगे तो अल्पस पर्वत यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र से, पूर्वी क्षेत्र से, ठीक है, इन्होंने कहा भैया यहाँ से आए हैं। बाकी और भी लोग हैं, ठीक है, और आपके गार्डन चाइल्ड भी थे, उन्होंने दक्षिणी रूस से बता दिया। मैं लिख ले रहा हूँ, आखिर तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गार्डन चाइल्ड के बारे में लिख देता हूँ, गार्डन चाइल्ड के बारे में, चाइल्ड के बारे में लिख देता हूँ। इन्होंने कहा दक्षिणी, लिख देता हूँ केवल, दक्षिणी रूस से, ठीक है। और उसके बाद में ये इन्होंने जो है डॉक्टर संपूर्णानंद थे, उन्होंने भी कहा है कि यही अल्पस पर्वत के आसपास ही उन्होंने बताया है कि अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र से ही वो लोग आए हैं, यूरेशिया के निकट, ठीक है। यूरोप और एशिया का जो यहाँ पर यूरेशिया बनता है मिलाने से यूरोप और एशिया को, तो यूरेशिया से जो आए थे वो, ठीक है, ऐसा मानते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। तो कहने का मतलब है, सबकी हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, आपका जो इंपॉर्टेंट है वो आप बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती और मैक्स मुलर जी को, क्योंकि ये भी थोड़ा सा काफ़ी बड़ा योगदान रहा है इन लोगों का ना समाज के प्रति। तो जो यहाँ के जाने माने लोग हैं तो इनको आपको याद रखना चाहिए ही है, स्वामी दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक को। मैक्स मुलर को इसलिए याद रखें क्योंकि सारे जो अधिकतर विद्वान आए वो मैक्स मुलर से सहमत होते गए। मैक्स मुलर जी ने जो कहा कि नहीं भी मध्य एशिया से आए हैं ये लोग, कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। अब इन्होंने किस बेस पे कहा था? देखिए, इन्होंने जिसने भी कहा है, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, तो ऐसा नहीं कि इन्होंने ऐसे ही कह दिया, या चाहे आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है कि उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव ऐसा थोड़ी ना कि बस उठे और बस कहीं ऐसे आंख बंद करके और पेन रख दी कहाँ से आए हैं, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कुछ स्टडी की, अपने उसके तर्क वितर्क किए और उसने दिमाग में उनको जो भी लगा कि नहीं ठीक है यार, यहाँ पर हो सकता है यहाँ से आए हो। क्यों? क्योंकि इसके भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बाल गंगाधर तिलक जी ने जो कहा था, एक जिंद अवेस्ता करके एक पुस्तक, ईरानी ग्रंथ है, जिंद अवेस्ता, ठीक है। तो उसमें क्या था कि जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद इन दोनों में बहुत सारी भाषाई समानता मानी गई। अब सोचिए, ईरानी ग्रंथ है और ऋग्वेद कहाँ का है? हमारे यहाँ का वेद है। तो इन दोनों में भाषाई समानता ज़्यादा थी, और इसमें जो जिंद अवेस्ता में जो था उसमें एक वर्णन मिलता है 6 महीने दिन का और 6 महीने रात का, जो कि आपके दोनों जगह, नॉर्थ में भी होती है, साउथ में भी होती है। तो इन्होंने कहा नीचे से कहाँ आएंगे, ऊपर से चले आए होंगे, तो भैया इन्होंने इसको उठा करके यहाँ लिख दिया। तो इन्होंने जो भी कुछ लिखा है उत्तरी ध्रुव, वो भी एक कुछ अपने तर्कों के बेस पे ही लिखा है, इन्होंने भी अपने तर्कों के बेस पे लिखा है। लेकिन चूँकि सबसे ज़्यादा लोग पढ़ते हैं मैक्स मुलर को, तो हम पढ़ेंगे इन्हीं के बारे में। कुछ लोग का कहना है मैक्स मुलर मतलब जर्मनी के विद्वान, मतलब अंग्रेज टाइप लोग थे ये। तो इन्होंने क्या, यहाँ फूट डालो राज करो की नीति को अपनाने के लिए हमें बांट दिया कि हम आर्यंस थे, अलग से आए थे, ऐसा था, ऐसा वैसा था। हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग पहलू है, ठीक है। लेकिन हम इस पहलू पर भी बात कर रहे हैं कि भाई आर्यंस कहाँ से आए थे। तो मैक्स मुलर ने कहा मध्य एशिया से आए थे। इसके लिए इन्होंने साहित्यिक भी आपको बताए, जो साहित्यिक फैक्ट भी रखे। ऐसा नहीं था कि मैक्स मुलर जब विद्वान थे, ठीक है, जियोलॉजिस्ट थे अगर, तो उनको भी कुछ जानकारी रही होगी, तो उन्होंने क्या फैक्ट दिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। हमने ऐसे बना दिया है इसको, ठीक है। यहाँ पर एक हमने मैप बना दिया है, और हमने बताया था कि भाई क्या हमने मैक्स मुलर जी ने कहा था, मैक्स मुलर के सिद्धांत को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट किस लिए है मैक्स मुलर, ठीक है। मैक्स मुलर जी के सिद्धांत को इन्होंने कहा मध्य एशिया, क्या कहा? मध्य एशिया, ठीक है। तो मध्य एशिया आपका यहाँ कहीं पड़ता है, ठीक है। जब भी आप मैप देखेंगे तो मध्य एशिया आपका यहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मध्य एशिया में जो मध्य एशिया का नामकरण था,
ठीक है। नामकरण की अगर बात कर लो तो वान हेमोल्ड करके एक आपके जियोलॉजिस्ट थे, भूगोल वेत्ता कहते हैं इसको, ठीक है। वान अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ठीक है, हम्बोल्ट। चलिए, तो मैंने अभी आपको ये बताया कि भाई इन्होंने इसका नामकरण किया, कब किया था? 1843 में। कब किया था? 1843 में। हमने आपको जो अभी जानकारी दी थी कि मैक्स मूलर जी ने कहा कि ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। यानी कौन आए थे? आर्य। आर्य कहाँ से आए थे? आर्य यहाँ पर जब आए तो कहाँ से आए हैं? इस क्षेत्र में जब आर्य आए हैं तो आए हैं कहाँ से? मध्य एशिया से, यहाँ से आए हैं। ये मध्य एशिया मान लेते हैं, मध्य एशिया। लेकिन अब इसको मध्य एशिया किसने कहा? भौगोलिक क्षेत्र का जो नामकरण किया वो किया अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट साहब ने। इन साहब ने बताया 1843 में कि ये मध्य एशिया है आपका, ठीक है। ये क्या है? ये पूरा ऊपर का जो क्षेत्र है उसके मध्य एशिया है, और ये मध्य एशिया के तहत ही जो है कौन आए थे? आर्य आए हुए थे। अब मध्य एशिया की सीमा क्या लगती है? जैसे हमने आपसे मान लीजिए कह दिया कि भाई ये काम बताइए कि ये जो भारत के बीच में जो एकदम बीचों बीच कौन सा प्रदेश राज्य पड़ता है, तो जैसी सी बात है भाई यहाँ से आप दूरी नापेंगे, यहाँ दूरी नापेंगे, जो मिडिल में पड़ेगा उसी को लेंगे। तो अब बात निकल करके आती है कि भाई मध्य एशिया के तहत 5 देशों को परिभाषित किया गया है। वो देश हैं आपके उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये जो 5 देश थे, इन 5 देशों को रखा गया है। ये मैंने आपको ऐसे बता दिए हैं, बाकी आप इतना डाटा इसमें डीपली आने की जरूरत नहीं है। तो 5 देशों को यूनाइटेड नेशन ने परिभाषित किया है कि ये 5 देश जो है एक तरह से आते हैं उसमें क्या कहते हैं, मध्य एशिया की परिभाषा में आते हैं। तो अब ये कैसा क्षेत्र था? एक भू अवरुद्ध क्षेत्र है। भू अवरुद्ध क्षेत्र का मतलब होता है लैंड एंड लॉक्ड, मतलब एक तरीके से वहाँ पर घिरा हुआ, पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र माना जाता है, जो ये आपका मध्य एशिया वाला क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये मैक्स मूलर साहब थे, इन्होंने किस बेस पे कहा कि नहीं ये मध्य एशिया से आए हुए थे? तो फैक्ट की मैंने प्रूफ दिखाइए आप, ठीक है। स्रोत की बात करेंगे तो आपको 2 स्रोत मिलेंगे, एक तो साहित्यिक मिलेगा, साहित्यिक, ठीक है, और एक क्या मिलेगा आपको? पुरातात्विक। क्या मिलेगा? पुरातात्विक, ठीक है। पुरातात्विक के रूप में उन्होंने कहा कि भाई ये हमने यहाँ पर यहाँ से एक बोगजगोई स्थान पे, बोगजगोई एक स्थान का नाम है, वहाँ से एक 1400 BC के करीब में, 1400 BC मतलब ईसा पूर्व, चाहे मैं ईसा पूर्व लिखूँ या BC लिखूँ, तो 1400 ईसा पूर्व में एक बोगजगोई अभिलेख मिला। क्या मिला? बोगजगोई, यानी बोगजगोई में एक अभिलेख मिलता है हमको, अभिलेख मिला, ठीक है। दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन जाता है कि अभिलेख होता क्या है? तो अभिलेख किसी चिन्हित करना किसी चीज़ पे, किसी ठोस वस्तु पे, ठीक है। आप कुछ चीज़ कुछ आकृतियाँ या कुछ आप अपने उसमें लेख लिखवाते हैं, ठीक है, लेख लिखा पढ़ा होगा कुछ उस पर, उसको कहा जाता है अभिलेख। अभिलेख शिलालेख अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अब शिलालेख जो है अभिलेख का ही एक रूप है। अभिलेख में जैसे किसी ठोस वस्तु पे कोई चीज़ लिखी गई हो, वो आपके पत्थरों पे भी लिखी जा सकती है, वो आपके धातुओं पे लिखी जा सकती है, वो आपके लकड़ी के किसी तखत पे भी लिखी जा सकती है, उसको उकेर करके, ठीक है। तो वो होता है क्या हमारा? वो होता है अभिलेख, ठीक है। तो वहाँ से हमें बोगजगोई से हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ, वो एक तरीके का शिलालेख। हमें पत्थर पे क्या हुआ कि वहाँ पर एक अभिलेख प्राप्त होता है। पहले क्या होता था कि भाई पांडुलिपियाँ चलती थी आपके टाइम पे, अब के टाइम के जैसे प्रिंटर का और इसका ज़माना था नहीं कि कागज़ पे था, प्रिंटर था। वहाँ पर क्या होता था कि भाई जो पत्ते होते थे, उन पत्तों पे जो है लेख लिखा जाता था, ठीक है। ताम्रपत्र पे जो है लेख लिखा जाता था, लेकिन वो लेख क्या बहुत दिनों तक संरक्षित नहीं रखे जा सकते थे, ठीक है। भाई बारिश हुई, ख़राब हो गए, कहीं कीड़े लग गए, तो उस वजह से जो है वहाँ पर ये प्रचलन हुआ कि भाई नहीं, अब हम पत्थरों पे लिखवाएंगे, ठीक है। तो पत्थरों पे गढ़ करके जो चित्रकारी करके ना, एक तरीके से गढ़ करके जब वो रचना की जाती थी, किसी चीज़ को लिखा जाता था, तो वहाँ पर वो काफ़ी दिनों तक चलती हुई थी और अभी भी चल रही हैं। अभी भी हमें जब अगर मिला है 1400 साल पुराना, सोच लीजिए आप, ठीक है, 1400 साल वो काउंट कर लीजिए आप, और आज के 2000 साल काउंट कर लीजिए, तो तकरीबन अगर आप मोटा मोटा ही हिसाब जोड़िए तो 3400 सालों का ये अभिलेख हमें मिला है। तो ये जो बोगजगोई जगह पे हमें अभिलेख मिला, उसको हम बोगजगोई अभिलेख का नाम हमने दे दिया। इस अभिलेख में था क्या?
इसी अभिलेख था। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपके यहाँ नेता मंत्री लोग आते हैं ना, तो वो क्या लिखाते हैं, भाई ये जो फलाने नेता फलाने मंत्री ने जो है इस रोड का उद्घाटन किया हुआ है, उनके कमरों द्वारा हुआ है, मतलब उन्होंने बनवाई है। अपना श्रेय लेने के लिए वो अपना नाम वहाँ पर लिखवाते थे। कुछ लोग साहित्यिक, जैसे अशोक के अभिलेखों के बारे में, आप शिलालेखों के बारे में जानेंगे, 40 से ऊपर शिलालेख उनके मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो साहित्यिक होते थे, कुछ भाई राजनीतिक तरीके से कि भाई हमें जो अपनी उपलब्धियां दिखानी है, तो ये जो अभिलेख था वो एक तरीके से संधि का अभिलेख था। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़। ठीक है, जोड़ किसमें जोड़ था, ये भाई ये एक खत्ती, ठीक है, और मितन्नी, ये दो नाम याद रख लीजिए। अच्छा, ये नाम इतने सारे मिल जाते हैं तो आप मतलब नामों की जो सूची है बड़ी लंबी हो जाती है इतिहास जब पढ़ते हैं तो खत्ती और मितन्नी ये दो कबीले थे। ठीक है, इन दो कबीलों में संधि थी। संधि किस बात को लेकर थी कि भाई दोनों लोग लड़ रहे थे, किसी बात पे लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते उनको ये एहसास हुआ कि नहीं, हमारी भी जो है प्रजा का नुकसान है, उनकी प्रजा का नुकसान है, और ऐसे तो प्रजा ही नहीं बचेगी तो हम राज किस पे करेंगे। सीधी सी बात थी। तो ये हुआ कि भाई चलिए ठीक है, फिलहाल के लिए संधि कर ली जाए। भाई आप एक काम कर लीजिए, ये समय सीमा मतलब सीमा आप तय कर लीजिए, वो सीमा हम तय कर लें, और इसके आगे ना आप आएंगे ना हम आएंगे, और ये अगर हमारे जो कुछ सैनिक आपने पकड़े वो छोड़ दीजिए। और कुछ शर्तों पे संधियाँ होती थी, उसमें कुछ गवाह भी लगते थे। तो ये एज अभिलेख जो था वो स्टाम्प पेपर का काम करता था। किसका काम करता था, स्टाम्प पेपर का। तो वहाँ पर जो खत्ती मितन्नी के जो बीच में जो संधि हुई उसके गवाह, विटनेस की बात करूं मैं, तो वहां पर गवाह थे, उस जो अभिलेख में वर्णित है उसकी बात कर रहा हूं मैं। वहां था आपके इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ठीक है, ये चारों लोग वहां पर गवाह थे। वो लोग गवाह थे कि भाई खत्ती और मितन्नी ने संधि कर ली है, सो दैट, और ये संधि किस पे की गई, अभिलेख पे, ताकि कुछ दिन तक चले। ऐसा ना कहना खराब हो गई तो बोले कुछ संधि ही नहीं हुई थी। अब ये जो चारों लोग थे ये वहां पर गवाही दे रहे थे। कहां पर भाई साहब दे रहे थे, मध्य एशिया में बोगजगोई स्थान पर चारों लोग गवाही दे रहे थे 1400 BC के करीब में। और इन्हीं चारों लोग का जिक्र मिलता है क्योंकि इंद्र प्रमुख देवता के रूप में जाने जाते हैं ऋग्वेद में। मैं ऋग्वेद की बात करूं तो इसमें जो इंद्र हैं ये एक प्रमुख देवता माने जाते हैं। ठीक है, तो ये माना गया कि भाई साहब ये लोग चारों लोग कहाँ थे, 1400 BC में वहाँ थे। उसके बाद ऋग्वेद की जो रचना होती है उसी समय पे आसपास में, तो वहाँ से कहाँ होती है ऋग्वेद की रचना, यहाँ पर होती है, भारत में होती है। तो यहाँ पर जब ये जो जगह पे जहाँ रचना होती है, तो कहने का मतलब है वैदिक काल में जो रचना होती है तो ये लोग कहाँ आ गए होंगे, यहाँ आ गए होंगे। ठीक है, तो इसी वजह से ये माना जाता है कि ये जो मध्य एशिया से लोग थे वो यहाँ आए हुए थे। दूसरी बात ये थी जो मैंने आपको बताया था कि जिंद अवेस्ता जो कि ईरानियन ग्रंथ है। कहाँ का ग्रंथ है, ईरानियन, उससे और ऋग्वेद में अवेस्ता इसमें और इसमें, इन दोनों में काफ़ी भाषाई समानता पाई जाती है। तो जो ये बातें जब मैक्स मूलर साहब ने रखी कि भाई साहब ऐसा है, देखो ये जो चारों लोग हैं ये पहले 1400 BC में वहाँ बोगजगोई अभिलेख में मिल रहे हैं और आपके ऋग्वेद में मिल रहे हैं, तो ऐसा तो भाई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि भाई आप भी 1 kg लड्डू लेकर के आइए और सेम टेस्ट, सेम चीज़, सेम सब कुछ उसमें पड़ा हुआ है, कोई दूसरा भी किसी दूसरे दुकान से लेकर के आए, तो मतलब जो दोनों दुकान वाले हैं वो एक ही जगह से ले रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको इस तरीके से समझाया था। तो अगर जो सेम ही लोग हैं और सेम ही जगह से आए हुए, मतलब उनका वहाँ से कुछ कनेक्शन तो मिल रहा था, तो ये कहा गया कि ये मध्य एशिया से आए हुए थे। इसी वजह से मैक्स मूलर को इस तथ्य पर ज़्यादा सटीकता प्रदान होती है। प्रदान होने का मतलब था कि भाई बाकी सारे लोग इनके साथ खिसक आए कि नहीं यार आप सही कह रहे हैं, आपकी बात में ज़्यादा दम है इन कंपेरिजन टू बाकी लोगों के, चाहे वो तिब्बत हो चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्स मूलर साहब अपना पक्ष बहुत ही मजबूती से रखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आर्य जो शब्द का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है 36 बार करीब मिलता है। ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है, 36 बार, इसका 36 बार।
ठीक है। तो अभी तक हमने जितनी जानकारी इकट्ठा की वो ये की कि भाई वैदिक सभ्यता के बारे में हमने जाना, इसके कालखंडों के बारे में जाना, पूर्व वैदिक काल के बारे में जाना, उत्तर वैदिक काल के बारे में जाना, वैदिक साहित्य में भी चर्चा करेंगे। तो पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद के बारे में जानेंगे, बाकी चारों वेदों के बारे में जानेंगे, वेदांग उपवेद के बारे में जानेंगे। काफ़ी लंबा सफ़र है। अभी इस वीडियो में जस्ट एक प्रस्तावना थी, एक इंट्रोडक्शन था। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में और आगे बढ़ेंगे, काफ़ी एक लंबा सफ़र तय करेंगे। इसके साथ में भी हम लगभग 6-7 वीडियोस का ये सफ़र रहेगा, जिसमें हम हर एस्पेक्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे कि भाई कहाँ से क्या चीज़ें हुई और कैसे हुई। ऋग्वेद में क्या, किस मंडल में कितने मंडल हैं, उसमें सूक्त किस 10 मंडल हैं उसमें, ठीक है। वहाँ एक दशराज युद्ध का भी जिक्र मिलता है, गायत्री मंत्र हमने कहाँ से लिए, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से मिलते हैं। तो ये एक इंट्रो था। अब तक आपने एक बेसिक आइडिया लगा लिया होगा कि भाई आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। सारे लगभग तौर पे क्वेश्चन बनते आते हैं। प्रयास किया जाएगा कि MCQ इसके लिए दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।